नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान पीएम ने जनसभा में आए लोगों से माफी मांगी। पीएम ने कहा कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। हम लोगों ने जो सोचा था पंडाल उससे छोटा पड़ गया, मैदान छोटा पड़ गया। जितने लोग पंडाल में हैं उससे ज्यादा लोग बाहर हैं। हमारी व्यवस्था में कमी रही, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप जो धूप में खड़े हैं, आपकी तपस्या बेकार नहीं जाएगी। मैं विकास करके लौटाऊंगा। रैली में पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों को बिजली का बिल 0 हो और इसके लिए प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा कार्यक्रम के तहत आपके घर की छत पर सौर ऊर्जा लगाई जाएगी, जिससे आपका घर का जो बिजली का बिल है वो 0 हो जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड के प्रति बीजेपी का प्रेम और अपनत्व जग जाहिर है। हमें उत्तराखंड को विकसित बनाकर सबसे आगे लेकर जाना है। खुद को बहुत धन्य महसूस करता हूं और इसीलिए ही मेरे दिल की गहराई से एक बात निकली थी और मैंने एक बार यहां कहा भी था, देवभूमि के ध्यान से ही, देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड के प्रति भाजपा का जो प्रेम है, जो अपनत्व है, वो जग जाहिर है। हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है, सबसे आगे लेकर जाना है और इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। बीते 10 वर्षों में जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है, उतना आजादी के बाद के 60-65 साल में भी नहीं हुआ है। लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और जनसभाओं का दौर जारी है। इस बीच पीएम मोदी ने आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विकास की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते सालों में उत्तराखंड से पलायन रुका है। वो दिन दूर नहीं जब रोजगार के लिए शहर गए साथी वापस लौटेंगे। इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और एनडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी को चुना तो आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले अब 10 साल से सत्ता से बाहर क्या रह गए कि वो देश में आग लगाने की बातें कर रहे हैं, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। गलती से के पास समंदर में एक कच्चा द्वीप टापू है, द्वीप है। वो द्वीप भारत का हिस्सा था, लेकिन कांग्रेस ने उसको श्रीलंका को दे दिया। अब इस द्वीप के आसपास भी कोई भारतीय मछुआरे गलती से चला जाता है तो उसे गिरफ्तार किया लिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। आप मुझे बताइए, ऐसी कांग्रेस जो भारत के टुकड़े करने के उनके नेता बात करते हो, जो कच्छ द्वीप को दे देते हो, क्या वो देश की रक्षा कर सकती है? तो इसके इस चुनाव में अब स्पष्ट रूप से 2 खेमे बन गए हैं। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता
जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देहरादून से पहुंची उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीडिया प्रभारी डॉक्टर चयनिका उनियाल ने रुड़की के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली में मस्त हैं, पर उन्होंने कभी भी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के परिजनों से मिलने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो एक सफल मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वह सफल सांसद कैसे बनेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। वहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि आज रुड़की पहुंची प्रदेश मीडिया प्रभारी ने प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के कई मुद्दे उठाए हैं, जिन पर सरकार को जवाब देना चाहिए। अंकिता भंडारी के केस में क्यों आपकी? हम सब जानते हैं कि मोदी जी लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और तमाम ऐसी बातों को करते रहे, लेकिन आज उत्तराखंड की बेटियां जानना चाहती हैं कि क्या वो उनके परिवार का हिस्सा है कि नहीं। देश ने तो देखा कि चाहे जब खिलाड़ी बहनें हमारी सड़कों पर थीं, मणिपुर की आदिवासी बहनों के साथ दुराचार हो रहा था और तमाम ऐसी बातें, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उन सब वैसे मौक़ों पर तो मोदी जी ने उन बच्चों को, उन बच्चियों को अपना परिवार नहीं समझा। लेकिन उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के जो सवाल हैं, उनके परिवार का जो सवाल है, उसको न्याय देने की बात है, या फिर जो सड़कों पर लगातार जो बहनें, उत्तराखंड की बहनें, जो पहाड़ी इलाकों की बहनें हो, मैदानी इलाकों की बहनें हो। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया, लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के आगमन पर 6 सवाल किए हैं। और उत्तराखंड कांग्रेस सह प्रभारी दीपिका पांडे ने प्रेस वार्ता करके कहा कि प्रधानमंत्री को जनमानस के उन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए जिसके लिए उनकी डबल इंजन की सरकार व नेतागण और पदाधिकारी किसी न किसी रूप में जिम्मेदार भी हैं और उनकी संलिप्तता पाई गई है। पार्टी एवं देश के शीर्ष नेता होने के नाते उनकी जवाबदेही बनती है। इस दौरान दीपिका पांडे ने कहा कि उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री के मुखारविंद से सच सुनना चाहती है और झूठ और जुमलों को नहीं। हम सब जानते हैं कि मोदी जी लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और तमाम ऐसी बातों को करते रहे, लेकिन आज उत्तराखंड की बेटियां जानना चाहती हैं कि क्या वो उनके परिवार का हिस्सा है कि नहीं। देश ने तो देखा कि चाहे जब खिलाड़ी बहनें हमारी सड़कों पर थीं, मणिपुर की आदिवासी बहनों के साथ दुराचार हो रहा था और तमाम ऐसी बातें, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उन सब वैसे मौक़ों पर तो मोदी जी ने उन बच्चों को, उन बच्चियों को अपना परिवार नहीं समझा। लेकिन उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के जो सवाल हैं, उनके परिवार का जो सवाल है, उसको न्याय देने की बात है, या फिर जो सड़कों पर लगातार जो बहनें, उत्तराखंड की बहनें, जो पहाड़ी इलाकों की बहनें हो, मैदानी इलाकों की बहनें हैं, जो प्रदर्शन कर रही हैं, आखिर उन सवालों का जवाब आज मोदी जी देंगे कि नहीं।
अंकिता भंडारी के मामले में वो वीआईपी कौन है, क्या वो मोदी जी के परिवार का हिस्सा है? इस सवाल का जवाब हम लोग जरूर। रुड़की के सुनेरा में एक फैक्ट्री पर देहरादून से आई ड्रग विभाग और एफएडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर के जरिए देहरादून ड्रग कंट्रोलर को सूचना मिली थी कि बिना लाइसेंस के फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी और जिसमें देहरादून से एक टीम गठित की गई और छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें टीम ने मौके पर पाया कि दवाइयों के कैप्सूल बनाने में जो पैलेट्स होते हैं उनका यहां पर निर्माण किया जा रहा था, जबकि इस फैक्ट्री के पास वो लाइसेंस था वह ट्रेंडिंग का था और लाइसेंस लिया हुआ है। उसके बावजूद यहां पर दवाई बनाने में काम आने वाले पैलेट्स का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें भारी तादाद में टीम ने यहां से तैयार पैलेट्स के बॉक्स और ड्रम बरामद किए हैं। कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को मौके पर सील कर दिया गया है। टीम ने तैयार माल को जब्त करके गंग नहर कोतवाली में पहुंचाया है और कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। आज सुबह जो है एडिशनल कमिश्नर साहब और ड्रग कंट्रोल साहब को जो है एक विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बिहाफ पर एडिशनल कमिश्नर साहब द्वारा जो है एक टीम बनाकर भेजी गई थी, जिसमें जो कि सुनहरा में स्थित तलवार इंटरप्राइजेस पर पहुंची और उनके द्वारा टीम द्वारा जांच किया गया तो पाया गया कि इनके द्वारा जो है इनके पास बिना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिए ये लोग जो हैं बल्क ड्रग की फॉर्मुलेशंस कर रहे थे। ये पैलेट्स, दवाई के पैलेट्स बना रहे थे, तो वो पाए गए हैं यहाँ पर और उसको देखते हुए इनके ऊपर जो है टीम द्वारा जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है और इस तरह की कार्रवाई जो है क्षेत्र में आगे भी चलती रही। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रिंस जुड़ गए हैं रुड़की से। प्रिंस, क्या कुछ अपडेट है मामले में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि देहरादून से ड्रग विभाग और एफडीए की टीम ने संयुक्त कार्रवाई रुड़की में बड़ी कार्रवाई करी है, जिसको लेकर टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिना लाइसेंस के फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। तो टीम पहुंची और टीम ने जब वहां मौके पर कार्रवाई की तो पाया गया कि दवाइयों के कैप्सूल में जो प्लेट्स लगाई जाती है वो प्लेट्स का निर्माण यहाँ पर कराया जा रहा है। जब इसके बारे में फैक्ट्री के मालिक से लाइसेंस के बारे में जानकारी ली गई तो वो इस तरह का लाइसेंस नहीं मिल पाया, जिसको लेकर जो टीम थी संयुक्त टीम के द्वारा वहाँ कंपनी को सील किया गया है और मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई भी आगे की जा रही है। वही टीम का नेतृत्व करता है जो एडीसी देहरादून से सुधीर कुमार। उनका कहना है कि मुखबिर की सूचना पर जो बड़ी कार्रवाई की गई है, इसको लेकर तैयार माल को जब्त भी कर लिया गया है और कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के लिए कंपनी के खिलाफ आगे की तैयारी की जा रही है। जी प्रिंस, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि प्रशासन की नाक के नीचे इस अवैध कार्य को अंजाम दिया जा रहा था और उसको भनक तक नहीं लगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात करें सवाल उठता है। हालांकि बात करें ड्रग इंस्पेक्टर जो अनिता भारती है हरिद्वार की, उनके द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती रहती है, लेकिन जो बात करें ये कंपनी जो चल रही है घरनुमा बताया जा रहा है, कंपनी यहाँ चल रही थी, इसको लेकर इस तरह की दवाइयां तैयार की जा रही थी। इससे पहले आपको बता दूं कि इससे भी कुछ महीने पहले भी इसी के पास ही एक घर में नकली दवाइयों का जखीरा भी बरामद हुआ था, जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई थी और उसके बाद ये दूसरी कार्रवाई आज की गई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। ड्रग विभाग पर भी सवाल उठने लाजमी है और प्रशासन पे भी सवाल उठने लाजमी है कि इस तरह की जो कार्य किए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती और आने वाले समय में क्या कार्रवाई इस पर बड़ी होगी, यह भी एक देखने वाली बात होगी। कंपनी को तो सील कर दिया गया है, लेकिन ड्रग विभाग की तरफ से क्या कुछ बयान अभी तक सामने आया है प्रिंस? जी बात करें इस संबंध में, जब हमने ड्रग कंट्रोलर की जो टीम देहरादून से एफडीए की टीम आई थी, सुधीर कुमार, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सूचना मुखबिर की सूचना पर डायरेक्ट देहरादून से टीम आई है, संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है और जो सूचना मिली थी वह सूचना सही पाई गई। इसको लेकर हालांकि फिलहाल तो कंपनी को सील किया गया है। जो कंपनी का मालिक है वो हरियाणा का बताया जा रहा है, तो मालिक से संपर्क साधा जाएगा और मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कराया जाएगा और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई भी इसमें बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह की कार्रवाई इस पर होती है और आने वाले समय में क्या इस तरह के माफियाओं पर लगाम लगा पाते हैं नहीं लगा पाते, यह तो समय बताएगा। प्रिंस, ये फैक्ट्री में जो अवैध सामान बनता था इसकी बिक्री कहां-कहां की जाती थी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है?
जी बिल्कुल, अभी इस संबंध में हालांकि जानकारी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई है। ड्रग कंट्रोलर का कहना है कि जो दवाइयां यहाँ प्लेट तैयार की जाती थी, इसे तैयार करके अलग अलग जो मैन्युफैक्चर ब्रेड होते हैं उनके पास सप्लाई किया जाता है, लेकिन इसके बारे में अभी पूरी जानकारी जो है उनके द्वारा भी ली जा रही है। कुछ लोगों मौके पर कोई इस तरह के लोग नहीं मिल पाए जिनसे जानकारी ली जाए, तो साफ तौर पर उनका कहना यही है कि कंपनी के मालिक या है जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं उनसे इस संबंध में पूरी जानकारी लेकर, हालांकि पहला जो प्राथमिकता रहेगी मुकदमा दर्ज कराने की रहेगी और मुकदमा दर्ज कराने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रिंस, अब आगे की कार्रवाई ड्रग विभाग की तरफ से क्या कुछ की जाएगी, इसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास अभी तक आई हो? जी बिल्कुल, इस संबंध में जब हमें कोतवाली में जानकारी लेने को चाहिए तो कोतवाली में साफ तौर पर जो कोतवाल है गंगनहर, उनका कहना है कि टीम के द्वारा मौके पर पहुंचे हैं, तैयार माल जो किया गया था उस माल को भी जब्त कर लिया गया है और कंपनी के खिलाफ मुकदमा तहरीर आने पर मुकदमा दिया जाएगा। भी हालांकि तहरीर नहीं मिल पाई है, तो भी ये देखने वाली बात है। वो कह रहा है कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा और पुलिस के द्वारा भी इस पर आगे नजर रखी जाएगी। प्रिंस, एक सवाल मेरा और है कि इसमें कितने लोग शामिल थे? आज जिसका भंडाफोड़ एफएडीए ने किया है बड़ी कार्रवाई करते हुए, इसमें कितने लोग अभी तक संलिप्त पाए गए हैं, कितनों की संख्या है? जी इस संबंध में भी टीम के द्वारा हमने जानकारी लेना चाहिए है, तो जानकारी टीम अभी हालांकि खुलकर कुछ कैमरे के आगे नहीं बता पाई है। टीम का यही कहना है कि मौके पर जो लोग वहां पर मिले हैं, मौके पर वर्कर मिले हैं जो काम कर रहे थे वहां पे, हालांकि कंपनी का मालिक जो है वो बाहर का बताया जा रहा है और जिम्मेदार आदमी कोई वहां कंपनी में उस टाइम मौके पर नहीं मिला। तो साफ तौर पर जो विभाग के अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारियों के द्वारा यही कहना है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि जो वर्कर हैं वो जो काम कर रहे थे उनसे जानकारी ली जाएगी, उसके बाद जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी पूरी लिस्ट बनाई जाएगी। क्योंकि बात करें तो हरिद्वार जिले में एक बड़ा भू माफी, इस तरह की जो माफिया है जो नकली दवाइयां बनाते हैं या इस तरह के जो कार्य करते हैं, उनका एक बड़ा गैंग यहाँ पर पहले भी पर्दाफाश हुआ है और अब भी इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी और आगे भी इस तरह की जैसे ये त्वरित कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ठीक है प्रिंस, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में राजनीतिक दल तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस ने अब सांसदों के पिछले 10 सालों के दौरान किए गए कार्यों का हिसाब बीजेपी से मांगा है। कांग्रेस ने चुनौती देते हुए कहा है कि बीजेपी के सांसदों ने यदि विकास कार्य किया है तो पार्टी अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जारी करे। उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर बीजेपी के सांसद काबिज हैं और लगातार 2 बार उत्तराखंड के लोगों ने सभी 5 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताकर संसद तक पहुंचाया है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 2014 और 2019 में सभी 5 सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद 10 साल से सांसद रहे जनप्रतिनिधियों के कार्यों का हिसाब मांगा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी की माने तो राज्य में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों का लोग विरोध कर रहे हैं और कई जगह विकास कार्य नहीं होने के कारण मतदान का भी बहिष्कार कर रहे हैं। मंत्रीगणों का, सांसदगणों का जनता के बीच में विरोध हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के विकास की पोल खुल रही है, सांसदों के विकास की पोल खुल रही है। डबल इंजन की सरकार की पोल खोलने का काम जनता कर रही है। बीजेपी में यह सरकार को कहने के लिए कुछ नहीं है, काम कुछ किया नहीं। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, अर्थव्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं। आप देख लीजिए, इस अमृत काल की बात करने वाले लोग आज भी किलोमीटर पैदल चलने के बाद पोलिंग पार्टी को चलना पड़ रहा है, और डबल इंजन की बात करने वाले लोगों के यहाँ तो इसलिए ये सबसे बढ़िया काम हो रहा है। जो लोग विकास की बात कर रहे थे, जो लोग तमाम तरीके के दावे कर रहे थे, जो गोद लेने की, गांव के गोद लेने की बात थी, हम तो ये मांग कर रहे हैं भाजपा से कि वो अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जारी करे, श्वेत पत्र जारी करे कि कितना विकास हुआ है। डबल इंजन की सरकार है। हम लोगों ने तो देखो पहले ही सारे श्वेत पत्र जारी किए। इस प्रदेश को इन 10 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए का भारत सरकार से सहायता आई है, और प्रदेश सरकार ने जो है इन 2 वर्षों में ही 24,000 लोगों को रोजगार दिया है। कोई क्षेत्र आज ऐसा नहीं है कि जिस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। अगर हम 5 वर्षों की लोकसभा की बातें करें तो किसी लोकसभा में ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक का रेल मार्ग बन रहा है, किसी
लोकसभा में ऑल वेदर रोड के नाम पे 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है। जो बरसों से लंबित जमरानी बांध परियोजना थी उसके लिए 1,600 करोड़ रुपया दे दिया है। टनकपुर से लेकर लीपू लेक तक का जो एक सपना होता था, उस सपने को प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने साबित करके उसमें 75% हम लोग सड़क बना चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को सफल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की टीमें लगातार क्षेत्र में बनी हुई हैं और चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए व्यवस्थाओं का चाक चौबंद बनाने में जुटी हैं। वहीं निर्वाचन आयोग की प्रक्षेपक आईपीएस अधिकारी चंदन चौधरी ने डोईवाला में संवेदनशील बूथों का बारीकी से निरीक्षण किया और बूथों पर मतदान के दिन किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसकी भी जानकारी ली। इसके लिए निर्वाचन अधिकारियों के साथ तहसील प्रशासन को दिशा निर्देश दिए। डोईवाला की एसडीएम और सहायक निर्वाचन अधिकारी अपर्णा डोंढियाल ने बताया कि डोईवाला विधानसभा के विभिन्न बूथों का आज भारत निर्वाचन आयोग की प्रक्षेपक चंदन चौधरी ने निरीक्षण किया है और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जिनका पालन करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। वो हमारे जितने भी क्रिटिकल बूथ्स हैं और जो वनरेबल एरियाज हैं उनका विजिट कर रही हैं। वो वहाँ पे लोगों के साथ बात करके उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है और साथ में वो ये भी जांच कर रही हैं कि जितने भी हमारे क्रिटिकल बूथ्स हैं उनकी क्या स्थिति है और उसी के आगे वो हमें नियम अनुसार आवश्यक दिशा निर्देश दें। गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी इन दिनों डोर टू डोर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज अनिल बलूनी यमकेश्वर विधानसभा में प्रचार कर रहे थे, वहीं उनके साथ यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट भी मौजूद थे और आपको बता दें कि वो मौजूद थी और प्रचार के दौरान बीजेपी के ही महिला कार्यकर्ता ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीण कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनके गांव तक अभी भी सड़क नहीं पहुंच पाई है, जबकि वह लगातार इसकी शिकायत विधायक से कर चुके हैं। वहीं महिलाओं ने कहा कि मोदी के नाम पर वोट मांगने आ रहे प्रत्याशियों को वह वोट नहीं देंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। महिलाओं ने साफ शब्दों में कहा कि प्रतिनिधियों को पहली बार क्षेत्र में देखा जा रहा है, इस तरह उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा। वहीं मामला बिगड़ता देख बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने महिलाओं को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन ग्रामीण महिलाओं ने अनिल बलूनी की एक ना सुनी। इसके बाद अनिल बलूनी को वहां से वापस लौटना पड़ा। जनरल विपिन रावत जी के घर आए, उनके गांव में आए और हम लोगों के लिए सबके लिए बहुत भावुक क्षण है। यहाँ पर आके गौरवान्वित भी हैं और किस प्रकार से एक छोटे से गांव से निकल के देश में सबसे बड़े सेनापति बनना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी ये एक तीर्थ स्थल है हम लोगों के लिए। और यहाँ पर आके हम वाकई गौरवान्वित है कि एक छोटे से गांव से देश का इतना बड़ा जनरल बनना, सीडीएस बनना, वाकई ये बहुत ही पवित्र स्थल है हम लोगों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।